हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। भारत में जो मरुस्थल है, डेजर्ट इंग्लिश में इसे डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, पहले यही समझ लेते हैं किस स्थान पर है। यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत के इस स्थान पे तो उत्तर के पर्वत हैं ऐसे। ठीक है, इस स्थान पर उत्तर के पर्वत हैं, उसी के ठीक नीचे इसे उत्तर के मैदान आ जाते हैं। ठीक, उत्तर के मैदान आ जाते हैं। ठीक है, और यही इतने एरिया में क्या फैला हुआ है, भारत का मरुस्थल। ठीक है, तो क्या है, भारत का मरुस्थल फैला हुआ है। चलिए आइए से थोड़ा समझते हैं हम कि ये कैसा है। ठीक है, मरुस्थल वो स्थान होते हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर बालू पाई जाती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। मतलब यहाँ पर वनस्पतियाँ भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो कांटेदार क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगर वो बड़ी बड़ी पत्ती फैली रहेगी तो पत्तियों पर प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, और प्रकाश जब ज़्यादा पड़ेगा तो उसके वजह से पत्तियाँ का पानी और सूखेगा, इसलिए वो सूख करके अपने आप को सकोड़ करके कांटेदार हो जाते हैं। कांटेदार हो जाने के कारण उसमें पानी की खपत कम होती है। तो ये सब इसका डिस्कशन बाद में करेंगे हम। तो अभी आते हैं भारतीय मरुस्थल पर। भारतीय मरुस्थल मुख्यतः दो प्रकार से इसे बांटा गया है। पहला मरुस्थल कौन सा आता है, ठंडा मरुस्थल। दूसरा आता है गर्म मरुस्थल। ठीक है, ठंडा मरुस्थल की बात करें तो ठंडे मरुस्थल में आ जाता है हमारा लद्दाख। ठीक है, ये भारत का एक ठंडा मरुस्थल है, एक ऊंचा पठार भी है। ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे कम वर्षा भी होती है क्योंकि यह पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है हमेशा जो है क्या कहते हैं, बर्फ के चारों जो पहाड़ है, ट्रांस हिमालय है, उसके चारों ओर से घिरा हुआ है। देखिए, ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी का नाम क्या है, काराकोरम। दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख और तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। और इस तरफ जो है ऐसे कैलाश है, इधर क्या कहते हैं हो जाता है हमारा ऐसे। देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए काराकोरम है, इधर कैलाश आ गया, इधर लद्दाख है और इधर जास्कर है, तो बीच में पड़ा ना, इसलिए यहाँ पर जब बादल जा ही नहीं पाएंगे तो वर्षा ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज, गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं हम। ठीक है, ये थोड़े नोट्स हैं, पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए हम गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं। तो जो गर्म रेगिस्तान होते हैं उसमें जो है बालू की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बालू क्या होता है, जैसे घर में या आसपास कहीं काम वगैरह लगा हो, देखिए बालू जो होती है वो धूप को अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसमें जो तापांतर देखने को मिलता है, तापांतर का मतलब होता है ये दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तापांतर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बालू का हम जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत का मरुस्थल एक थार का मरुस्थल है, भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का। ठीक है, इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, दूर दूर तक कहने का मतलब गुजरात से शुरू होकर के ये राजस्थान का लमसम पूरा ले जाता है। ठीक है, और एक चीज जो ये मतलब बहुत लोग कहते हैं कि राजस्थान और रेगिस्तान दोनों एक ही है, नहीं ऐसा नहीं है। रेगिस्तान एक जमीन है, मतलब एक बालू की या एक शुष्क जमीन है। ठीक है, और राजस्थान एक राज्य है, एक राज्य का नाम है। ठीक है, एक स्टेट का नाम है। ठीक, आइए अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ करके थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, इसमें लोएस पाए जाते हैं, इसमें जो है क्या कहते हैं, बालू टिब्बे मिलते हैं हमें, इसी में हमें जो है बरखान मिलते हैं। बरखान क्या होते हैं, देखिए जब इधर से बहुत सारी हवा चली, विंड इधर से बहुत सारी हवाएं चली, ठीक है, तो कहीं बालू बहुत सारा ऐसे है, इधर उधर ढेर बालू फैली हुई है, उसे उड़ा करके ले जा करके किसी एक स्थान पे ले जा करके जमा कर दी, गिरा दी। कैसे गिराएगी, देखिए ये हो गया क्या कहते हैं, यहां से इसे हवाएं चली। ठीक है, अब देखिए
जो रात के समय में हवाएं यहाँ चलती हैं वो शुष्क होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं चलने के कारण वो जमीन को पकड़ कर चलेंगी। ठीक है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। देखिए हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, वायु दाब और उच्च दाब और निम्न दाब, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उड़ जाने के कारण वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे निम्न वायु दाब हो जाता है, मतलब कि वहां पे दाब की कमी हो जाती है हवा की। ठीक है, लेकिन यहीं कहीं जब वायु में आर्द्रता ज्यादा आ जाती है, ठीक है, तो वो जमीन को छूती हुई चलती हैं, तो वहां पर उच्च वायु दाब होता है। तो उच्च वायु दाब होने की वजह से वो हवा को उठा, तो वो जमीन से सट कर चलती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है बालू को उठाती है। ठीक है, ये ज्यादातर रात्रि के समय होता है, बालू को उठाती है और एक ऐसी अर्धचंद्राकार आकृति बना देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ले जाकर के जमा की, मतलब इधर से फेंक रही है बालू, एक तरफ से से गिरता भी आता है ना, जैसे हम लोग बालू निकाल उतारते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ से खोद लेंगे तो बालू पर के ऊपर टंगी रह जाती है ना कुछ, तो ठीक उसी प्रकार से अर्धचंद्राकार ये जो है क्या कहते हैं, एक आकृति बना देती है। इसी को बरखान कहा जाता है, इसी को सैंड्यूस भी कहते हैं और इसी को ही बालू टिब्बा भी कहा जाता है। ठीक, और एक चीज एक और बनाती है वो, ये ऐसे ऐसे करती है, तो ये क्या है, मशरूम, इसे कहते हैं छत्रक सैल भी कहते हैं इसे। ठीक है, मशरूम रॉक या छत्रक सैल। अब ये क्या होता है कि जब हवाएं ठंडी में रात्रि के समय जब हवाएं नीचे से चलेंगी तो क्या करेंगी, अगल बगल की जो है बालुओं को इसको काट देती हैं, तो बीच में जो है ऊपर एक छत्रक नुमा ऐसे शिला बन जाती है, इसी को छत्रक सैल कहा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय मरुस्थल ऐसे स्थान जहां पर अल्प वर्षा होती है तथा वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, वहां पर जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है रेगिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान प्रायः दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान। ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो भारत का लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर बर्फ की अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल का मतलब हम लोग जानते हैं जैसे बर्फ गिरती नहीं, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में बहुत देखते हैं ना, वैसे लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, क्यों कम से कम वर्षा होती है, क्योंकि ये जो है पहाड़ों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो वहां तक बादल पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये कम वर्षा होती है। और यह जो एक पॉइंट और लिख लीजिए ऐसे, तो यह जो है लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट तट पर स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, तट पर स्थित लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। लद्दाख, ये लोग ये चीजें तो हम पढ़ लिए पहले से, लेके लिख देते हैं, लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और यही ये लद्दाख और जास्कर क्या है, तो लद्दाख और जास्कर जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, इसी में काराकोरम भी आता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं क्या कि क्या गर्म हिमालय के बारे में, ओ रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान क्या होता है, यह रेतीला होता है। ठीक है, इसमें रेत पाई जाती है, रेत का मतलब बालू। ठीक है, यहाँ पर बालू की अधिकता होती है, हाँ भाई बालू की अधिकता होती है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बालू पाई जाती है। ठीक है, थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, हाँ भाई थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। और ये जो है
दो क्या कहते हैं, दो देशों में भी फैला हुआ है। कौन कौन से देश? एक आ जाता है भारत, एक दूसरा आ जाता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तक भी जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान में इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, चलिए इसे आगे पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, जिसे चोलिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में और ये भारत के दो राज्यों में भी ज्यादातर आता है। कौन कौन से? तो एक गुजरात आता है और दूसरा राजस्थान आता है, ठीक है। आइए अब इसे बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अभी इसमें जगह नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं थार के रेगिस्तान के बारे में, ठीक है। थार का रेगिस्तान कैसा है, क्या है, इसके बारे में क्या है। थार के रेगिस्तान में जान लेते हैं कि ये जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। थार के रेगिस्तान जो भारत में फैला हुआ है, ये गुजरात से लेकर क्या कहते हैं राजस्थान तक फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब होता है कि तापमान में अंतर, ठीक है। यहाँ दिन के समय में तापमान 50 डिग्री या 50 डिग्री से प्लस हो जाता है, और रात्रि के समय में ये -डिग्री चला जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान मतलब ठंडी ज़्यादा पड़ती है रात के समय में, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पर बालू की अधिकता है। ये जो है ये भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो एक होती है कि जब हवा चलती है तो एक जगह लोएस और बालू टिब्बे और बरखान का निर्माण करती है। हमने पढ़ लिया बरखान कैसे होते हैं, तो आइए बस उनके बारे में लिखना है, ठीक है। आइए तो पढ़ते हैं। थार का रेगिस्तान या गर्म और शुष्क रेगिस्तान होता है। थार के रेगिस्तान में रेगिस्तान का विस्तार भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पंजाब में फैला हुआ है। यह अरावली पर्वत के पश्चिम में आता है। हाँ एक चीज और, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में आता है और यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दो तरह से पूछ सकता है कि यह अरावली पर्वत की किस तरफ आता है, तो आपको आंसर देंगे कि यह अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। लेकिन अगर पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में आता है, किस हिस्से में आता है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार गुजरात और राजस्थान में है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से कहा जाना जाता है। यहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब होता है दिन में 50 डिग्री से प्लस या 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, लेकिन रात्रि के समय वही माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सुबह दिन में इतना है और रात को इतना कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तापांतर मतलब कि तापमान में अंतर देखने को मिलता है। बालू टिब्बे किसे कहते हैं, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जब हवाएं जो है अपने साथ बहुत सारी हवाएं बालू कहीं ले जाकर के ऐसे अर्धचंद्राकार नुमा ले जाकर के जमा कर देती हैं। इधर से ले गई इसे जमा कर दी, तो ये क्या कहलाता है, यही बरखान कहलाता है, या बालू टिब्बे या सैंड ड्यूज कहा जाता है। ऐसे बड़े आकार में बना देते हैं हम आपको, ठीक है। ये तो ऐसे ले जाकर के जमा कर दी थी। इधर से हवाएं चली, जानते ही हैं रात के समय में हवाएं जो है नम नम होती हैं, तो इधर से चली और ले जाकर के जमा कर दी, तो यही सैंड्यूस कहलाता है, यही बरखान कहलाता है, यही बालू टिब्बे इन्हें कहते हैं। मशरूम समझ में आ गया कि मशरूम किसे कहा जाता है, ठीक है। नीचे से हवाएं जब क्या कहते हैं, नीचे से हवाएं बालू को काट कर लेके चली जाती हैं, ऊपर छतरी नुमा बच जाता है, तो वही बालू मशरूम रॉक या छत्रक सेल कहलाता है, ठीक है। और एक चीज, एक लोएस होता है, ठीक, जैसे ये है इसी तरह वो भी बनता है, लेकिन लोएस का पठार होता है, ठीक है। जब जो है बालू, जब हवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में, हवाएं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में रेत को उड़ाकर ले जाती है और कहीं जमा कर देती हैं या गिरा देती हैं, जमा कर देती हैं, तो वह लोएस कहलाता है। और सबसे बड़ा लोएस कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा लोएस चीन में है, चाइना में। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि विश्व का सबसे
बड़ा लोएस चाइना में है, चीन में है, मतलब चीन में है। ठीक है, इसे लोएस का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोएस का पठार, लोएस का पठार। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, उत्तर के पर्वत जान लिए, उत्तर के मैदान जान लिए, अब डेजर्ट भी जान लिए, माने मरुस्थल। अब जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो जल से घिरा, जल से घिरा तीन ओर से भूभाग, वह प्रायद्वीप कहलाता है। मतलब जो है, जो जल से घिरा हो और तीनों ओर से जल से घिरा हो, जमीन का टुकड़ा हो कोई या कोई भूभाग हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। यहाँ से देखिए, देखिए ऐसे नीचे का टुकड़ा देखते हैं हम, ये ऐसे करके ऐसे हमारे भारत का नीचे का टुकड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर, तो क्या है, ये पश्चिमी पर्वत है, यहाँ पर है पूर्वी पर्वत। इसका सबका अपर्दन हो गया, बीच बीच से टूट गई है नदियाँ, इनका अपर्दन कर दी है, टूटा फूटा पर्वत है। ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं। ठीक है, और इसके बीच का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार, कहलाता है दक्कन का पठार। और ये देखिए, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है हिंद महासागर। ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रायद्वीप। ठीक है, तीन ओर से जल से घिरा स्थान। और एक और देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर से तो हिस्सा चला जाता है क्या, इधर तो मिट्टी, इधर भी मिट्टी है, लेकिन इधर मिट्टी नहीं है। देखिए, एक यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर भी पानी है। ठीक है, यहीं पर एक कौन सा पठार है, यहीं पर एक पठार है काठियावाड़ का पठार। ठीक है, कौन सा नाम है, काठियावाड़। देखिए, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, ऐसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है, यहीं पर बंगाली खाड़ी, वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखिए, इसे निकल जाता है अरावली पर्वत। ठीक, यहीं पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है विंध्य पर्वत। ठीक है, यहीं पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत। ठीक है, आइए जानते हैं हम अरावली पर्वत के बारे में। इसकी लंबाई लमसम 712 किलोमीटर है। ठीक है, आइए और जान लेते हैं। इसकी लंबाई 712 किलोमीटर है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में मजनू के टीले तक जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक जाता है। ये दिल्ली में मजनू के टीले तक जाता है। और यह जो है भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। यह विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। यह बूढ़ा हो गया है, तो यह इसका अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है, सिर्फ अवशिष्ट। मतलब जब बूढ़ा हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें इसकी सब गिर चुकी हैं, मतलब पत्थर उत्थर सब झड़ गया है सब धीरे धीरे करके। तो इसका थोड़ा सा अवशिष्ट बचा हुआ है। अवशिष्ट बचा हुआ मतलब ये बचा खुचा पहाड़ है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में आती है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में आती है। इसकी लंबाई 1712 किलोमीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यही है अरावली पर्वत, जिसके पश्चिम में क्या स्थित है, तो राजस्थान रेगिस्तान स्थित है, मतलब थार का मरुस्थल। चलिए आइए जानते हैं। तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए, इसमें प्रायद्वीप, अब पहले जान लेते हैं कि प्रायद्वीप यानी पठार कहलाता किस, पठार कहते किसे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए समझ लीजिए, देखिए यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे उठाओ, फिर ऐसे गिर जाए,
इसका कोई ये नहीं है कि इसके एक कोने होंगे, दो कोने होंगे, इसके कई भी कोने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे गिरा हो, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे उठाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो, मतलब ऊपर से समतल हो और ये उठा हुआ हो, ठीक है, पठार कहलाता है। इसको 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं। यह उठा होता है, इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसकी? मिनरल्स की मात्रा। और ये जो पठार है, ये पठारी एरिया है ये अपना, ठीक है, ये किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? एक होता नहीं है, हमने पढ़ा था कि हाँ क्या कहते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो ये हिस्सा किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए यही पढ़ते हैं। तो गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप, इसमें एक साइड पर कच्छ की खाड़ी और अरब सागर है। देखिए, एक साइड पर कच्ची खाड़ी है और दूसरी साइड पर अरब सागर है, और इधर ही खंबात की खाड़ी भी है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं अरावली के बारे में। अरावली पर्वत, यह प्राचीन वलित पर्वत है जिसका विस्तार कहाँ कर रहा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और मजनू का टीला कहाँ? दिल्ली में है। दिल्ली तक जाता है, दिल्ली के क्या कहते राष्ट्रपति भवन तक जाता है ये। ठीक है, इसकी लंबाई 712 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। इसे अवशिष्ट यानी बचा खुचा भी कहा जाता है। बचा खुचा, ये बूढ़ा हो गया है तो मतलब इसमें क्या कहते हैं, ये झड़ चुका है एकदम से, इसमें अगल बगल के जो पर्वत हैं वो गिर चुके हैं, पत्थर वगैरह, तो ये बचा खुचा पहाड़ है। ठीक है, आते हैं इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है जो राजस्थान में आती है। यह सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लमसम कितनी है? तो 1720 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है, तो सिरोही जिले में आती है जिसकी ऊंचाई 1720 मीटर है। ठीक है, इसी राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो इसी के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, और कहाँ है? यह भी इसी सिरोही जिले के माउंट अबू की पहाड़ी पर आता है। कहाँ पर? माउंट अबू की पहाड़ी पर आता है। यहीं पर एक माउंट अबू की पहाड़ी है। ठीक है, इसकी दूसरी चोटी का नाम शेर है। ठीक है, इसकी नोट कर लीजिएगा, इसकी एक चोटी और है उसका नाम शेर है, और इसकी एक और पहाड़ी है जिसे जरगा पहाड़ी का नाम कहा जाता है। क्या? जरगा पहाड़ी। यह भी अरावली और राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए अब हम पढ़ लेते हैं रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी ये भी जो है अरावली ही पर्वत का भाग है। ठीक है, अरावली पर्वत का ही ये भी भाग है, रायसीना की पहाड़ी। इसमें जो है 3 पठार आते हैं। इसमें एक आता है भोराड का पठार, उड़िया का पठार और ऊपरमाल का पठार। इसमें जो उड़िया का पठार है, ये पठार राजस्थान का, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, पठार है ये, राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पठार है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है हम जानते हैं विंध्याचल जिसे कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। ये विंध्य पर्वत भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपरी भाग को कहते हैं इसके ऊपरी भाग को उत्तरी भारत कहा जाता है, और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत कहा जाता है। यह पर्वत डिवाइडर का काम करता है। ठीक है, यह पर्वत डिवाइडर का काम करता है। इसकी पूर्वी चोटी का नाम पूर्वी पहाड़ी का नाम है भारनेर और कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। और एक चीज़, ये जो है उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का भी विभाजन यही करता है। मतलब ऊपर की जो नदियां हैं उसे उत्तर भारत की नदियां कहा जाएगा, जो नीचे की नदियां हैं उसे दक्षिण भारत की नदियां कहा जाएगा। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं उसमें से एक आती है हिंडस सिंध बेतवा केन। ठीक है, हिंडस सिंध बेतवा केन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा बढ़ा करके, हिंडस सिंध बेतवा केन, ये नदियां इसी से निकलती हैं, इसी तरफ से, और ये किधर की ओर बहती हैं? तो ये उत्तर भारत की ओर बहती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की सहायक नदी। यमुना जाकर गंगा मिल जाती है और गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ठीक है। बंगाल खाड़ी में गंगा नदी को ही पद्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये जो है किधर की ओर जाती हैं? तो ये उत्तर भारत की ओर बहती हैं, और इसी के ठीक नीचे वाली नदियां दक्षिण भारत की ओर बहती हैं। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो विंध्य पर्वत यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी पर्वत के ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत तथा नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। यह विंध्य पर्वत डिवाइडर का भी कार्य करता है। यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों का भी विभाजन यही करता है, ठीक है। इसकी पूर्वी पहाड़ी को भारनेर या कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ और बिहार में स्थित है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कुलुमार है। यह सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। आते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। एक है केंद्रीय उच्च भूमि, जो केंद्रीय का मतलब बीच का हिस्सा, ठीक है। तो इसे केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। ये क्या है? यह पठारी क्षेत्र है। इसमें कई सारे पठार आते हैं, लेकिन हमें दो मेन हैं, उसे ही पढ़ना है, यही ज्यादा पेपर में आता है। कौन सा? एक मालवा का पठार और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसे में ही क्या कहते हैं, लोहा और कोयला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं। इसी में ही यहीं से एक दामोदर नदी बहती है, जो इसे दो भागों में बांट देती है। इसके गार्ज में बहती है, ठीक है। जब मतलब कि किसी पहाड़ को नदियां काट कर गड्ढा कर दें तो वही गार्ज कहलाता है, ठीक है। तो वहीं से बहती है। चलिए इसके बारे में जो आगे पढ़ेंगे देखा जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो इसी में ट्रिब्यूटरी आती है हिंडस, सिंध, बेतवा, केन। ये नदियां किसकी हैं? तो ये यमुना की सहायक नदी हैं, जो उत्तर भारत की ओर बहती हैं, यहीं से निकलती हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे थोड़ा जानते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मालवा का पठार और छोटे नागपुर का पठार, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मालवा का पठार जो है, ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ भाग राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से में स्थित है। इसका विस्तार मालवा का पठार का, यह ज्वालामुखी की विशाल चट्टानों से बना हुआ है। जब ज्वालामुखी, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लावा मैग्मा बह रहे हैं, ठीक है। और वो जो है कभी जब इसका उद्गार होता है तो बहुत सारे लावा निकलते हैं। लावा से इसके अंदर बेसाल्ट चट्टानें निकलती हैं, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें। इससे जब ये फूटती हैं तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कपास खेती के लिए। मालवा का पठार का जो ढलान है वो उत्तर पूर्व की ओर है। किधर की ओर? उत्तर पूर्व की ओर। यहीं पर एक नदी बहती है, हिंडस, सिंध, बेतवा, केन। ये जो है जाती हैं किधर की ओर? तो ये यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब यमुना की सहायक नदी हैं। ये चली जाती हैं, क्या कहते हैं, पहले तो यमुना मिलती है, यमुना चली जाती है गंगा जी में, और गंगा जी में मिलने के बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? तो ये बांग्लादेश में जाकर के गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, छोटे नागपुर का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। इसे खनिजों का खनिज समृद्ध है। इसे खनिजों का अजायब घर यानी कि म्यूजियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोहा और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी की एक जगह है जिसका नाम रूर है, ठीक है। उस जगह से इसकी तुलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वहां पर भी सबसे ज्यादा लोहा और कोयला पाया जाता है, इसलिए जर्मनी की उस जगह पर से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। इसकी एक चोटी है पारसनाथ, ठीक है। इसकी एक चोटी है पारसनाथ, जो झारखंड में स्थित है। और एक नदी है दामोदर नदी, जो इसका दो भागों में विभाजन कर देती है, दो भागों में बांट देती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। एक भाग कौन सा कहलाता है? एक भाग कहलाता है इसका रांची का पठार, और दूसरा कहलाता है हजारीबाग का पठार, ठीक है। यह दो भागों में बांट देती है। चलिए आइए इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश का मतलब होता है गड्ढा। जब नदियां जो है किसी पहाड़ को काट कर गड्ढा कर देती है तो उसी को भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। मालवा का पठार,
या एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ भाग राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में है इसका। यह ज्वालामुखी की विशाल चट्टानों से बना हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। इससे काली मिट्टी बनती है, मतलब काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह कपास की खेती के लिए सही है, यानी कि बहुत अच्छी मानी जाती है। मालवा का पठार का ढलान उत्तर पूर्व की ओर है, या ऐसे लिख देते हैं उत्तर की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर है। यहीं से इंडस सिंध बेतवा केन, ये जो है, ये इसका उद्गम कहाँ से है, तो यही मालवा पठार से है। यहीं से इंडस सिंध बेतवा केन का उद्गम स्थल भी, यहीं से इंडस सिंध बेतवा केन का उद्गम स्थल भी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये किसकी सहायक नदी है, यानी कि तो यमुना की सहायक नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। यह यमुना गंगा जी में जाके मिल जाती है। यह कहाँ पर मिलती है, तो यह प्रयाग में मिलती है। ठीक है, जब दो नदियां आपस में मिलती है तो उसी को प्रयाग भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, और देखो एक नदी ऐसे आ रही है, एक नदी ऐसे आ रही है, तो इस दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे पंजाब, ठीक है, ऐसे। चलिए जानते हैं, तो ये हो गया। आते हैं छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसका विस्तार, यह खनिज समृद्ध है। इसे भारत का खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, यानी कि म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर लोहा और कोयला अधिक मात्रा में मिलता है। जर्मनी का एक रूरल इलाका है, ठीक है, जहाँ लोहा और कोयला अधिक मात्रा में मिलता है, तो इसी से उसकी तुलना की जाती है, इसीलिए भारत का इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है, जो झारखंड में स्थित है। दामोदर नदी इसे दो बराबर भागों में बांट देती है। कौन सी, तो इस, और एक चीज जान लीजिए, यह दामोदर नदी कहाँ बहती है, तो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो रांची और हजारीबाग का पठार, दो पठारों में बांट देती है। और इसी में एक दामोदर नदी जो है, ये नागपुर के पठार से ही बहती है। कहाँ से, नागपुर के पठार से ही बहती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा दंडकारण्य पठार। ठीक है, आइए, तो आइए पढ़ लेते हैं दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार। उससे पहले एक लाइन है कि काहे करेला तू इतना डिमांड बबुआ, काहे करेला तू इतना डिमांड बबुआ, कफन के ना होला कोनो ब्रांड बबुआ। ठीक है, आइए चलते हैं कि दंडकारण्य पठार यह भी खनिजों के लिए जाना जाता है। या क्या कहते हैं, नागपुर के पठार के दक्षिण में स्थित है। चलिए जानते हैं, यह भी खनिज के लिए ही जाना जाता है। यह भारत के पूर्वी भाग में आता है। यह छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में है। ठीक है, उसके बाद आता है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार आइए थोड़ा जान लेते हैं, शिलोंग का पठार है क्या, कैसे है। ठीक है, देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, तो थोड़ा देख लीजिए। जैसे जो भी हो, जैसा बन रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर है मेघालय, ये। ठीक है, मेघालय पहले यहीं से ही एक पहाड़ी जाती थी, जिसे कहते हैं राजमहल की पहाड़ी।
लेकिन इसका अपर्दन हो गया, ये कट गई। तो ये कहाँ, देखिए यहाँ से निकलती है गंगा नदी जो चली जाती है बांग्लादेश में से, यहीं से एक आती है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए ये जैसे चली जाती। तो इन दोनों नदियों ने मिलकर इसका जो है अपर्दन कर दिया है, इसे काट दिया है। तो ये क्या हो गई है, तो ये जो राजमहल की पहाड़ी थी ये टूट गई है। ये जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार भी राजमहल की पहाड़ी का ही हिस्सा था, ठीक है, उसी का ही भाग था। चलिए यही पढ़ते हैं। जो राजमहल की पहाड़ी है ये जो है वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है। चलिए ये समझते हैं। तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ आती हैं, ऐसे हैं, देखिए ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आती है गारो, यहीं पर आती है खासी, यहाँ पर आती है जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। तो यहीं पर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1150 सेंटीमीटर, इसी खासी पहाड़ी पर। इस पहाड़ी कहते हैं खासी पहाड़ी, इसे कहा जाता है गारो, इसे कहा जाता है जयंतिया, ठीक है। तो इस पर होती है सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर की वर्षा, मतलब 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहीं पर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिलोंग, और यह इसी का कैपिटल भी है, ठीक है। यहीं पर मासिंग राम स्थित है। क्या, मासिंग राम एक जगह है, मासिंग राम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिलोंग का पठार, यहाँ पर पहले एक राजमहल की पहाड़ी हुआ करती थी, ये जो मैंने बताई, यही राजमहल की पहाड़ी ऐसे जाती थी, ठीक है। यहाँ पर 3 पहाड़ी आती है जिसे गारो खासी जयंतिया कहते हैं, ठीक है। 3 पहाड़ियाँ आती हैं जिसे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी वर्तमान में झारखंड में है, वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है। शिलोंग के पठार को राजमहल की पहाड़ी का ही भाग माना जाता है। तो ये शिलोंग का पठार है पूरा, ठीक है। शिलोंग, इसका जो है, जो शिलोंग का पठार है ये, यहाँ पर ये इसकी सब खासी पहाड़ी पर ही शिलोंग की सबसे ऊंची पहाड़ी है शिलोंग, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ी आती है जिसका नाम यहीं की जनजातियों पर रखा गया है। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं, उन्हीं के नाम पर पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले से वीडियो में, फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।